हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो है आपकी क्लास 12th की एमसीक्यू पूरे के पूरे जो आपकी बुक है उसके अंदर से टोटल एमसीक्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले जो वीडियो आपकी मैंने आपके लिए लाया था वो क्लास 11th की थी और ये 12th की थी। यानी कि आपको सिर्फ ये दो वीडियो देखनी है और अपने एग्जाम में बैठ जाना है, यानी कि इससे बाहर आपके कुछ आने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप अपने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं आप टाट हायर सेकेंडरी में टाट में, तो ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इसके बाद ये हायर सेकेंडरी के बाद तुरंत मैं सेकेंडरी की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने इंफॉर्मेटिव लाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं ये सीरीज में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि पूरी बुक के एमसीक्यू जो विद आंसर मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है इन विच आसन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी बेंट फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि कौन से नीचे मती कया आसन मां कमर थी आगे नमवानी जरूरत नहीं थी, यानी कि कौन सा ऐसा आसन है जिसमें से कमर से आगे झुकने की जरूरत नहीं है। योग मुद्रासन इसमें है, वज्रासन ये बैठ के होता है, भू नमनासन यानी कि ये भी हम लोग इसको बेंड करके करते हैं। हम इसमें भी हमारी नी बैंड होती है, ये बैंड होती है, कमर बैंड होती है, और पश्चिमोत्तानासन तो आपको पता है इसमें भी ऐसा होता है। तो कौन सा ऐसा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आसन इज मिक्स्ड विद टू आसन, कौन सा ऐसा आसन है जो दो आसन से मिलकर बना है। कई आसन बे आसनों ना मिश्रण छे, तो वो है भाई आपका पद्मा सर्वांगासन, यानी कि पद्मा सर्वांगासन। जैसे हम पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं ऐसे ये सर्वांगासन करते हैं और पद्मासन की पोजीशन लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका दो आसन का मिक्सचर है। अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको प्रिपेयर करिए अच्छे से। विच आसन इज फॉर रिलैक्सेशन, इसमें से कौन सा ऐसा आसन है विश्राम माटे कयो आसन से, कौन सा आसन है जो विश्राम के लिए है। तो वो है आपका मकरासन, वज्रासन, द्विपादासन या फिर वक्रासन। कौन सा है भाई, मकर आसन, यानी कि मगरमच्छ जैसा होता है, क्रोकोडाइल आसन कैसे पड़ा होता है एकदम रिलैक्स, ऐसे ही है। तो जो उसका विश्राम के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू अष्टावक्रासन, कौन नीचे में कयु विधान अष्टवक्रासन में लागू पड़तो नहीं। कौन सा ऐसा है जो अष्टवक्रासन के लिए लागू नहीं होता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन इट बैलेंस ऑन बोथ लेग्स आर टू बी अचीव्ड, तेमा बन्ने पग पर संतुलन मेळवावू हो छे। तो ये इसका लागू पड़ता नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिवेट हार्मोनल ग्लैंड्स, नीचे मती कयु आसन हार्मोनल ग्रंथि नो सक्रिय करे छे। कौन सा ऐसा आसन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आपका वृश्चिकासन यानी कि स्कॉर्पियन, जो बिच्छू होता है, बिच्छू कैसे उसके हाथों पे होगा और हाथों के बाद अपने पूरी बॉडी बैंड होके उसके पैर उसके सर पे होंगे, तो ये वृश्चिकासन यानी कि स्कॉर्पियो होता है ना बिच्छू। तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच आसन इफ चिल्ड्रन डू रेगुलरली देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग देयर हाइट, जो बालक नियमितपणे कयु आसन करे तो तेमनी ऊंचाई વધવાની शक्यता है। कौन से आसन करने से बच्चे की हाइट बढ़ने के चांस होते हैं, कौन सा ऐसा आसन है भाई। ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, ऑप्शन कौन कौन सा, शवासन, मकरासन, कुक्कुटासन या भूमनासन। भूमनासन ऐसा है क्योंकि जैसे हम पश्चिम और ताड़ासन करते हैं ऐसे ही इसको करते हैं, तो इससे बच्चे की हाइट बढ़ने के चांस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आसन द बैलेंस ऑफ हैंड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यानी कि नीचे में कयु आसन में हाथ संतुलन एटलू महत्व नहीं। कौन सा ऐसा आसन है, वक्रासन क्या होता है वो, या फिर वृश्चिकासन या फिर अष्टवक्रासन या फिर कुक्कुटासन। कौन सा ऐसा आसन है जिसमें हैंड का जो संतुलन है वो जरूरी नहीं है, तो वो है भाई आपका ऑप्शन नंबर ए वक्रासन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच आसन इज कंसिडर्ड બેસિક ઇન પ્રેક્ટિસ ઓફ આસન આસનમાં અભ્યાસમાં કયું આસન પાયાનું બેઝિक માનવામાં આવે છે तो वो आता है पद्मासन पद्मासन की प्रक्रिया पद्मासन सब लगा के बैठ सकते हैं भाई सिंपल है ठीक है तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया पद्मासन ऑप्शन नंबर ए अच्छे क्वेश्चन है लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा विच आसन कैन बी परफॉर्म इवन इमीडिएटली आफ्टर लंच कौन सा एक ऐसा सिर्फ एक ही ऐसा आसन है जो खाने के बाद बपोરના भोजन પછી તરત જે कयु आसन કરી શકાય कौन सा ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं तो वो है आपका वही वज्रासन वज्रासन ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद हम उसको कर सकते हैं बाकी के आसन हम एक सर्टेन टाइम के बाद करते हैं विच आसन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन नीचे માંથી કયું આસન આરામ અને વિશ્રામ માટે નથી कौन सा एक आसन है जो आराम और विश्राम के लिए नहीं है शवासन है शवासन एकदम रिलैक्स होकर हम लेटे वक्रासन है वज्रासन है या फिर भू नमानासन है कौन सा इसमें से है तो वो आपका क्या होगा ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा देख लीजिए पद्मासन पद्मासन रेस्ट के लिए नहीं है बाकी हमें हम कहीं ना कहीं उसमें रेस्ट मिलता है तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए शवासन है वक्रासन है वज्रासन भू नमनासन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वक्रासन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 भाई व्हाट शुड बी यूज्ड टू क्लीन द ईयर कान साफ करवा માટે શેનો उपयोग करवो જોઈએ वैसे तो ये नेचुरल है इसमें हमारे कान साफ नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें इंजरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं लेकिन फिर भी इसको कॉटन बड से रूनी जो कॉटन बड होते हैं उससे कर सकते हैं रूनी सड़ी से कर सकते हैं वो भी बहुत केयर से क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन द हेयर बाल साफ करवा માટે શેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ क्लॉथ वॉशिंग सोप या फिर अर्थन और शोर वाटर मिल्क यानी कि अरीठा अथवा खाटी छाछ तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा खाटी छाछ या अरीठा से हम इसको क्लीन कर सकते हैं बालों को फ्रॉम व्हाट विटामिन ए इज अचीव्ड विटामिन ए से मती મળે છે भाई विटामिन ए हमें मिलता है कहीं में से आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिकली इसका नाम क्या था रेटिनॉल है ठीक है तो ये हमें कहीं में से मिलेगा ये आपको मिलेगा विटामिन ए आपका ऑप्शन आप देख लीजिए ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको तो ये है आपका ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से यानी कि लीला साग भाजी में से हमें विटामिन ए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 4 to 12 ईयर्स हाउ मेनी आवर्स स्लीप्स शुड बी देयर यानी कि 4 થી 12 વર્ષની વયના બાળકો માટે કેટલા કલાકની ઊંઘ હોવી જોઈએ कितने घंटे की उनको नींद लेनी चाहिए 10 से 12 घंटे मिनिमम हमें घर में भी ये चीजें हमें दिखती है 10 से 12 घंटे उनको मिनिमम ऊँग लेनी चाहिए आराम लेना चाहिए स्लीप लेनी चाहिए व्हाट इज रेस्ट अब रेस्ट क्या आराम क्या अब आराम सोना ही आराम नहीं होता है आराम क्या टू डू एन एक्टिविटी ऑफ लाइकिंग गमती प्रवृत्ति करो उसको भी आराम बोलते हैं कुछ बोलेंगे कि सोना आराम होता है भाई वो भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है क्या हमें सबसे ज्यादा आराम किस चीज में मिलता है जो हम मन पसंद गमती प्रवृत्ति करें उसको आराम बोलते हैं ठीक है विश्राम ओके क्वेश्चन नंबर 16 एनवायरमेंट मीन्स व्हाट पर्यावरण એટલે શું पर्यावरण क्या है आप बता दीजिए पर्यावरण क्या है ऑप्शंस क्या है आपके सामने ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे हैं तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एजेस एनिमल्स एंड द इम्प्रेशन पर्यावरण તે તમામ યુગ પ્રાણીઓ અને અસરોનો कुल सरवाળો છે यानी कि जो एक ये मिक्सचर बनता है यानी कि एक सम बनता है उसको क्या बोलते हैं हमारा एनवायरमेंट बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट ऑफ एयर इन ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में हवानु महत्व શું છે भाई क्या महत्व है मानव शरीर में तो ये क्या करता है हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन एक्शन क्योंकि हमें एयर से ही मिलती है ना रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया मददरूप થાય श्वसन प्रक्रियाમાં મદદરૂપ થાય છે ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इंपोर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन नो एक महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलता है कौन सा है भाई वो है आपका एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण या हवाई प्रदूषण इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर हवानो
हवा प्रदूषण नो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या हो सकता है भाई? स्मोक फ्रॉम व्हीकल मशीन्स, जो हमारे धुआं निकलता है हमारी मशीन से, हमारे वाहनों से, वो सबसे मेन होता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है। मेजर ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर, हवाना बंधारण में नाइट्रोजन न किलो प्रमाण से, तो वो है सबसे ज्यादा हमारा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है 21% ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बॉडी, कार्बन मोनोऑक्साइड नी मानव शरीर पर असर, क्या असर है, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर दिखेगा भाई? कौन कौन सा असर दिख सकता है? तो वो आपका असर क्या होगा, कौन सा असर? तो वो आपका पॉसिबिलिटी ऑफ लंग्स कैंसर, यानी कि जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड से गैसेज है, गैस से हमारा कहाँ जाएगा, हम इनटेक करेंगे, हमारे श्वसन में श्वसन लेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा जो है पॉसिबिलिटी ऑफ लंग कैंसर, यानी कि फेफड़ा कैंसर होगा नहीं सकता, मलेरिया भी नहीं होगा, ये उल्टी भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 22, हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर 1 ग्राम प्रोटीन? 1 ग्राम प्रोटीन में मैंने आपको इससे पहले 11th क्लास वाली वीडियो में आपको बताया था कि फैट से हमें कितना मिलता है, फैट से हमें 9.4 मिलता है, प्रोटीन से 4.1 और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है 4.1, तो ये रेशियो रहता है। तो हमें क्या पूछा है, प्रोटीन पूछा है, तो प्रोटीन में 4.1 यानी कि 4 हमें कैलोरी मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल्स इज एसेंशियल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीथ एंड बोन्स? जो हमारे दांतों के लिए और बोन के लिए, हमारी यानी कि दांत और हाड़ का बंधारण में कोई खनिज आवश्यक है, तो वो है भाई कैल्शियम। कैल्शियम सबसे जरूरी है हमारी दांत और हड्डी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर? अब बॉडी टेम्परेचर हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવા માટે ખોરાકનું કયું ઘટક સૌથી જરૂરી છે? वो है भाई आपका वाटर की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ध्यान रखना, और ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कोज द डिसीजेज? इससे पहली वीडियो में भी ये रिपीट हुआ था और इसमें भी आया, यानी कि विटामिन ए नहीं उपणती कई रोग थाय छे, तो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी। ये होता है बी की वजह से, ये होता है सी की वजह से, और ये होता है डी की वजह से। तो यहाँ पे विटामिन ए पूछा है, और विटामिन ए पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। अब इससे पहले ही जिक्र किया था, तो तुरंत इसका लगा दो, विटामिन बी नहीं उपणती कई रोग थाय छे, तो बेरी बी से बेरी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज डज हैपन फ्रॉम इच माइट इंसेक्ट? इच माइट यानी कि इच माइट जो हम खंजवाड़ा आती है ना, हमें खुजली आती है, खुजली पैदा करतू जीवड़ा थी कयो रोग थाय छे, कौन सा होता है उसका? तो कौन सा रोग होगा? इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन कौन से है भाई, कौन कौन से आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए आप एक बार। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्कर्वी में हमें क्या आती है, खंजवाड़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर्म्स स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम इन अ हेल्दी पर्सन? कया कर्मिया स्वस्थ व्यक्ति में थोड़ा समय माटे रहे छे, कौन सा होता है, कौन सा रहता है भाई? ऑप्शन आपके सामने है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, हुक वॉर्म। जो हुक वॉर्म होता है अंकुश कर्मी, वो लंबे समय तक एक हेल्दी इंसान के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिसीज द ग्रोथ रेट ऑफ चाइल्ड इज वेरी स्लो? कया रोग में बाळकनी वृद्धि खूब ज धीमो होय छे? कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो एकदम धीमी पड़ जाती है? तो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाथी पगो यानी कि एलिफेंटाइसिस के अंदर उसकी जो ये बोल सकते हैं कि वृद्धि है उसका एकदम धीमी पड़ जाती है। वैसे आप कहीं ना कहीं इसका एड्स भी हो सकता है, जिसको एड्स होता है उसकी भी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डिसीज येट नो मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड येट? अभी तक क्या रोग माटे हजी सुधी कोई दवा शोधाई नहीं है, यानी कि कौन से रोग के लिए अभी तक कोई दवा बनी नहीं है? वो है एड्स। एड्स को रोकथाम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन इसकी कोई दवा अभी तक बनी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच डिसीज हैपन्स
फ्रॉम HIV वायरस वेरी स्मॉल इंसेक्ट, यानी कि HIV वायरस खूब ज नाना जंतु थी कयो रोग થાય છે, तो कौन सा होता है? वो होता है एड्स। HIV से एड्स होता है, ठीक है भाई, वुमेन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच डिसीज हैपन्स बाय कुलेक्स फीमेल मॉस्किटो। कुलेक्स यानी कि मादा कुलेक्स मच्छर द्वारा कयो रोग થાય છે, कौन सा रोग फैलता है कुलेक्स फीमेल मॉस्किटो की वजह से? तो वो आपका कौन सा है ऑप्शन से आपके? तो वो जो फैलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? आपके सामने ऑप्शन कौन कौन से है? हाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखिए, यानी कि कुलेक्स जो फीमेल मॉस्किटो है उसकी वजह से कौन सा रोग फैलता है? कुलेक्स की वजह से, ये एक मॉस्किटो है, मच्छर है, तो जो फैलेगा वो फैलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथी पगो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच डिसीज हैपन्स बाय फीमेल एनाफिल्स एनोफिलिस की वजह से, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर की वजह से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखना भाई, ये होता है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, इफ लाइफ इज नॉट मेंटेनिंग फ्री ऑफ एडिक्ट देन, जो जीवन व्यसन मुक्त न राखवामा आवे तो क्या हो जाएगा भाई? यदि हमारी बॉडी व्यसन मुक्त नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर हेल्थ क्या हो जाएगी? डिट्रॉइट्स हो जाएगी, यानी कि बिगड़ जाएगी, हेल्थ बिगड़ जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्वास्थ्य बगड़े छे भाई, यदि हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। ए पर्सन इज नॉट अटैच्ड टू एडिक्शन और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस थ्रू द फॉलोइंग फैक्टर, નીચેના પૈકી કયા પરિબળ દ્વારા વ્યક્તિ વ્યસન અથવા નશીલા પદાર્થ સાથે જોડાતો નથી? इंटीमेशन, डिप्रेशन, फेलर या प्रेम। अब ये जो तीनों है ये है आपके कहीं के है, ये आपके है कौन से सब्सटेंस? ये एडिक्शन के हैं, एडिक्शन। जिसको प्रेम मिलेगा वो ये सब गलत चीजें में नहीं जाएगा, तो ये इसका नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू टेकिंग एल्कोहल। एल्कोहल लेने से हमें कौन सी बीमारी होती है? दारू पीवा न कारण नीचे में थी कयो रोग થાય છે? मलेरिया भी नहीं होगा, न्यूमोनिया भी नहीं होगा। फिर लीवर साइरोसिस, लीवर नो रोग होय छे, लीवर खराब हो जाता है, कैंसर भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, लीवर खराब हो जाता है, आपने सुना होगा कि, या फिर हमारी पेट के अंदर पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं ज्यादा दारू पीने से, ज्यादा अल्कोहल लेने से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ द नेशन इज हार्म ड्यू टू एडिक्शन। व्यसनના કારણે રાષ્ટ્ર કેવી રીતે નુકસાન થાય છે? રાષ્ટ્ર का कैसे नुकसान होता है भाई? यदि कोई ज्यादा क्या करता है, एडिक्शन हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना। तो कैसे नुकसान होगा? तो द रेट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिक्रीज, आर्थिक विकास नो दर घटे छे। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोड ड्यू टू टेकिंग गुटखा एंड तंबाकू। गुटखा અને तंबाकू ખાવાથી નીચે માંથી શું થાય છે ભાઈ? सीधा का सीधा आपका क्या होता है? कैंसर होगा, फिर टीबी भी होगी, फिर दांत की बीमारी भी होगी, तो इसका मतलब है कि सभी के सभी रोग हो सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ये हमें जल्द से जल्द जो भी लेता है उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द स्ट्राइड इन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग है, टूंका अंतरनी दौड़, शुरुआत में डगला यानी कि जो पैर होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्ट्राइड उसको बोलते हैं। केवी रीते होय छे, कैसे होता है जब हम स्टार्ट करते हैं टूंकी दौड़, तो वो होता है हमारे शॉर्ट, जो हमारे स्ट्राइड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्ट इज कंपल्सरी इन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। टूंका अंतरनी दौड़ में कयो प्रारंभ, कयो स्टार्ट फरजियात छे? स्टैंडिंग स्टार्ट ये लॉन्ग में होते हैं, ये क्राउच स्टार्ट एलोंगेटेड, या इसको बंच और बुलेट भी बोलते हैं, बंच और बुलेट, तो यही लेंगे ना शॉर्ट डिस्टेंस में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा हो जाएगा? क्या बोलते हो? क्राउच स्टार्ट भी तो हो सकता है, चौपग्गू, तो ये बंच और बुलेट इसका एक क्या हो सकता है? एक स्टेप्स हो सकता है। तो इसको जो करेक्ट आंसर अभी हम लगा के चलते हैं ऑप्शन नंबर
डी भाई, बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। फिनिश लाइन कितनी टाइप से फिनिश होता है, तो वो होता है आपका 3 टाइप से, एक लंज, एक फिर आपका हो जाएगा कौन कौन सा है, फिर रन थ्रू और टर्न, ये 3 टाइप से हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ओलंपिक गेम्स वाज द पोल वोल्ट कंपटीशन स्टार्टेड। पोल वोल्ट के अंदर सबसे पहला ओलंपिक में कब स्टार्ट हुआ, कब हुआ भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जब हमारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तभी से कया वर्षीय ओलंपिक रमतમાં पोल वोल्ट वांस कूद स्पर्धा शुरू કરવામાં आई थी। तो हमारा मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, मॉडर्न कब हुआ 1896 में, और तभी से ये चालू हुआ। और एंसेंट कब था, एंसेंट 776 बीसी, इतना ध्यान रखना है। किसने स्टार्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक, पियर डी कुबर्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर पोल कैरी। पोल को कैरी करने के लिए, यानी कि वांस जो होता है पोल पकड़वानी कितनी रीतों से, कितने टाइप से उसको पकड़ सकते हैं पोल को, तो कहीं से 3 तरीके से पकड़ सकते हैं, 3 टाइप से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी कि लो, मीडियम और हाई, 3 तरीके से इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी स्ट्राइड्स प्लान आर देयर इन अप्रोच रन इन पोल वोल्ट। पोल वोल्ट के अंदर आपके स्टेप्स का प्लान क्या होना चाहिए, कितने होने चाहिए। तो जैसे आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, यानी कि पोल वोल्ट ना अप्रियो रन जो उसको बोलते हैं दौड़, अप्रोच रन मां केटला डगला आयोजन होय छे, कितना प्लान होता है, तो वो कौन सा होता है, कौन सा इसका हो सकता है भाई, आपके हिसाब से क्या है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ अप्रोच रन। इसी का ये आ गया अप्रोच रन के अंदर, पोल वोल्ट में अप्रोच रन यानी कि अप्रोच रन प्रथम तबक्का में डगलानी गति શું હોય છે भाई, आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी 1.2 इसको आधा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्राइड्स प्लान्स आर मोर सुटेबल फॉर फास्ट रनिंग इन अप्रोच रन इन पोल वोल्ट। पोल वोल्ट के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि पोल वोल्ट में अप्रोच रन माटे झड़पी रमतवीर माटे કેટલા ડગલાનો आयोजन स्ट्राइड प्लान વધુ अनुकूल होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है, कितना इसका होता है। अब जनरली क्या होता है, 16, 18 और 20, 16, 18, 20 होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये शॉर्ट के लिए, ये मीडियम के लिए, और ये होगा आपका कहीं के लिए, ये होगा आपका लॉन्ग के लिए। तो फास्ट रन कब हो गया, जब हम शॉर्ट डिस्टेंस रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे है, हाउ इज द लास्ट स्टेप बिफोर द टेक ऑफ इन पोल वोल्ट। पोल वोल्ट में टेक ऑफ उछाल पहला छेल्लू पगलू केवू हो जाए, कैसा होना चाहिए भाई। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम, हाई, पुश। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई पुश होना चाहिए। उसको पुश करते हैं, हाई पुश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऊंचो धक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ग्राउंड ऑफ हैमर थ्रो। हैमर थ्रो ना मैदान ना व्यास કેટલો હોવો જોઈએ। तो जो आपका शॉर्ट फुट का होता है वही ऐसा, इसका भी ऐसा ही होता है। तो जो होगा उसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2.135। ओके, हाउ मेनी ट्रायल्स डज एन एथलीट गेट इन द हैमर थ्रो फॉर फर्स्ट प्लेस। हेमर थ्रो में प्रथम स्थान माटे रमतवीरों कितनी तक ट्रायल મળે છે, यानी कि जो हेमर थ्रो है उसके अंदर जो फर्स्ट आया उसको कितनी तक मिलती है, कितने चांस मिलते हैं, कितने ट्रायल्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं भाई, उसको मिलते हैं यूजुअली कितने मिलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 मिलेगा, यानी कि 6 है, 6 होंगे। यानी कि कहा जाए कि यदि जो रमतवीर है वो 6 होंगे तो फिर मिलेंगे कितना, आप ये बताइए, 6। ओके, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिंग ऑफ द ग्राउंड इन हैमर थ्रो। हैमर थ्रो में मैदान रिंग ना वर्तुल नी धारनी
पौड़ाई कितनी होती है भाई, उसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर था जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर थ्रो फॉर मैन इन हैमर थ्रो कंपटीशन। अब इसके अंदर आपको मैं बता दूं जो हैमर थ्रो है उसका जो वेट है कितना होना चाहिए मैन के अंदर। ભાઈઓ માટે હેમર થ્રોની સ્પર્ધામાં હેમરનો વજન કેટલું હોવું જોઈએ, उसकी चेन को मिला के इसको हैंडल को सबको मिला के, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर ए। जनरली क्या होता है 7.260 इतना होता है, लेकिन प्लस माइनस होके इतना हम मान के चलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.265, यानी कि इतना ही आपका कहीं का होता है, शॉर्ट फुट का भी होता है, ठीक है, शॉर्ट फुट का भी सेम, इसका भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रन्स आर गिवन टू द ऑपोजिट टीम फॉर ए नो बॉल। क्रिकेट की बात आ गई, यानी कि नो बॉल માટે સામેની ટીમને કેટલા રન મળે છે, कितना रन मिलता है भाई, 1 2 3 4 कितना, तो सबको पता है 1 रन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम इन क्रिकेट માં एक टीम में कितना खिलाड़ी होय छे, कितना खिलाड़ी होता है एक टीम के अंदर, कितना होता है भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। 11, हाँ 11 एक टीम के अंदर जो खेल रही है, इसमें क्या होता है 11 + 1, इसको 12th मैन बोलते हैं, 12th मैन और +4, तो कितना हो गया 16 होते हैं टोटल टीम के अंदर, 11 खेलते हैं, 1 ये होता है 12th मैन। क्यों इसको 12th मैन बोलते हैं आप मुझे बताइए, चलो ठीक है, ये आपके लिए है, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी इनिंग्स आर प्लेड बाय ईच टीम इन टेस्ट मैच में दरेक टीम द्वारा कितनी इनिंग्स रमवामां आवे छे, कितनी रमवामां आवे छे 2-2 बने साइड 2-2 है, और 5 दिन में ये पूरा करना होता है, 5 डेज के अंदर पूरा करते हैं। नहीं कर पाओगे तो क्या होगा आपको सबको पता है, अभी गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। व्हेन इज द बैट्समैन डिक्लेयर रन आउट, अब बैट्समैन कब डिक्लेयर होता है, रन आउट कब डिक्लेयर होता है भाई, कब होगा, विकेट कीपर पुट्स डाउन बेल्स बिफोर द बैट टच टू द पॉपिंग क्रीज, यानी कि बैट पॉपिंग क्रीज ने स्पर्श ते पहला विकेट कीपर गिल्ली ऑन बेल्स नो पाड़ी दे, तब क्या हो जाएगा बैट्समैन रन आउट हो जाएगा, ऐसा ही है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लैग्स आर देयर कंपल्सरी ऑन द फुटबॉल ग्राउंड। अब फुटबॉल की बात आ गई, सारे के सारे कवर है भाई, पूरी की पूरी बुक कवर की है मैंने, यानी कि आज आप एक वीडियो देख के पूरा आप कंपल्सरी आपके एग्जाम में बैठ सकते हैं, रेडी आप हो जाओगे। तो उसके चार जो कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है, 1 मीटर के रेडियस से, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके ठीक है, इतना ध्यान रखें। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट आर द फ्लैग्स पोस्टेड, ध्वज क्या लगावવામાં આવે છે, कहाँ पे लगाते हैं, ये इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था भाई, देख लीजिए कितने होते हैं, यहाँ पे पूछा कितने होते हैं, और अब मैंने बता दिया कॉर्नर पे, तो ये भी पूरा हो गया। इन द कहाँ पे, ऑन द 4 कॉर्नर्स, इससे पहले मैंने करा दिया ना, इसको चारों कोनों पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ मार्किंग सेंटर, यानी कि सेंटर सर्किल मध्य वर्तुळ दौरा माटे त्रिज्या कितनी हो जाए, कितनी त्रिज्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए त्रिज्या। अब यहाँ पे यार्ड में है तो यार्ड में ध्यान रखना भाई, मीटर में भी इसको देख लेना और यार्ड में भी ध्यान रखना, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी। इसको यदि मीटर में डिवाइड करें तो 9.15 मीटर, 9.15 मीटर, इतना ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल मैदान ની લંબાઈ કેટલી હોય છે, कितनी होती है भाई लंबाई, ऑप्शन नंबर डी 90 to 120 मीटर, ओके। ये इसकी क्या होती है मैदान की लंबाई। व्हाट इज द विड्थ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, अब फुटबॉल की मैदान की पौड़ाई आ गई, अब फुटबॉल के ग्राउंड की पौड़ाई कितनी है वो आपके सामने, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर से 90 मीटर तक, ओके। तो पूरा कवर किया हो यहाँ पे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर सकते हैं।
और इसी में से देखना कि 90% यानी कि मोस्टली इसी के अंदर से आने वाला है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ फुटबॉल ग्राउंड? फुटबॉल ग्राउंड की कैसी शेप है? मैंने बताया रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल किसको बोल, लंबचौरस। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टड्स आर देयर एट द सोल ऑफ बूट्स? अब जो बूट्स होते हैं, स्टड्स होते हैं, उसमें जो बूट है उसमें कितने स्टड्स लगाए जाते हैं? स्टड यानी कि किला, किला कितना होता है? 10 होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ गेम ऑफ वन हाफ? वन हाफ यानी कि वन प्ले, रमत ना एक हाफ, अर्ध समय 9 समय गाड़ो कर होते हैं, 45 मिनट। 45 मिनट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक बिटवीन टू हाफ इन फुटबॉल गेम? फुटबॉल गेम का, अब मैंने बोला 45 मिनट, अब 45 मिनट एक हाफ हो गया, अब दूसरा हाफ लेने के लिए क्या होगा? उसको ब्रेक लेना पड़ेगा ना, तो ब्रेक लेने के लिए क्या करेंगे? कितना मिनट का होगा? 45, 5 और 45। भाई इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो किस टाइप का क्या है, ये किस टाइप के मैचेज है उसको डिपेंड करता है। जनरली 45 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट और फिर 45 मिनट का होता है, यानी कि 90 मिनट का आपका मैच हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द गेम ऑफ बास्केटबॉल इन्वेंटेड? कौन से साल बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया? कब किया गया भाई, और किसने किया वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जो उसका करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, कौन सा होगा? यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए हैं? बास्केटबॉल कब इन्वेंट हुई, कब इन्वेंट हुई है? यस, यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमें फिफ्थ लेना पड़ेगा, ई, वो होगा 1891। ठीक है, 1891 में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। किसने किया था, किसने इसको बनाया? जेम्स नेम स्मिथ, एन स्मिथ, 1891 में जेम्स नेस्मिथ ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इन्वेंटर ऑफ गेम ऑफ बास्केटबॉल? यानी कि बास्केटबॉल नहीं, रमत ना शोधक ना नाम सोचे। अभी बात करी, हमारा क्या था? डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, यानी कि डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने इसने बनाया था, सबसे पहले खोज की। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द रूल ऑफ द गेम ऑफ बास्केटबॉल एज इंटरनेशनल गेम्स वर फॉर्मेड? બાસ્કેટબોલની રમતને આંતરરાષ્ટ્રીય રમત તરીકે નિયમના કયા વર્ષમાં ઘડવામાં આવ્યો? यानी कि कब इसके ऑफिशियल इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए, कब बनाए गए, कब नियम बनाए गए? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1894 के अंदर, 91 में इसका इन्वेंट किया गया। क्लियर है? वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज? प्रथम विश्व बास्केटबॉल चैंपियनशिप क्या आयोजित કરવામાં आई, कहाँ पे करेगी? और ये गेम कौन सी कंट्री का है? ये गेम है भाई अमेरिका। तो अमेरिका का है, तो अमेरिका के अंदर ही सबसे पहले इसको किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एस्टेब्लिश? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीवा की स्थापना कब की गई? फीवा कब बना? फीवा आपका बना ऑप्शन नंबर बी 1930, कहाँ पे? 1932 में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर मेन कंडक्टेड? पुरुषों માટે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા કયા વર્ષમાં યોજાઈ બાસ્કેટબોલની? કબ યોજાઈ હતી ભાઈ? तो वो योजाई थी 1936। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फटाफट इसलिए कराएं आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है रिवीजन का, सिर्फ आज ही बचा है, आज के दिन। ये समझो, हु हैड ट्राइड टू પોપ્યુલરાઇઝ ધ ગેમ ઓફ બાસ્કેટબોલ ઇન ઇન્ડિયા? ભારતમાં બાસ્કેટબોલની રમતને લોકપ્રિય બનાવવા માટે બનાવવાનો પ્રયાસ કોણે કર્યો હતો? किसने किया था भारत के अंदर? तो वो किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स पीटरसन। चार्ल्स पीटरसन ने इंडिया के अंदर बास्केटबॉल को क्या किया? पॉपुलराइज करने का ट्राई किया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की स्थापना कौन से साल में हुई? तो वो ही आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स एंड सब्स्टिट्यूशंस आर देयर इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल के अंदर 5 तो टीम के अंदर खेलते हैं और 7 होते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि टीम के अंदर टोटल हो गया आपके 12। तो कहाँ पे
5 और 7 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेयर ऑफ द टीम विच हैज द पोजीशन ऑफ द बॉल कैन नॉट स्टे फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इन द रेस्ट्रिक्शन एरिया ऑफ द ऑपोजिट टीम। ऑपोजिट टीम का जो रेस्ट्रिक्शन एरिया हो उसमें जे टीम पास से बॉल नहीं कब्जो होए तीनों खिलाड़ी विरोधी टीमनी प्रतिबंध विस्तारमा यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कितनी सेकंड सुधी राखी सके, कितनी सेकंड तक रख सकता है, वो रखता है ऑप्शन नंबर सी 3 सेकंड का रूल है। भाई इसमें देख लेना 3 सेकंड का रूल है, 8 सेकंड का है, 24 सेकंड का है, ये सब देख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग द पोजीशन ऑफ द बॉल इन हाउ मेनी सेकंड्स डज द टीम हैव टू टेक द बॉल इन द ऑपोजिट कोर्ट, यानी कि બોલનો કબજો મેળવ્યા પછી ટીમને કેટલી સેકન્ડ બોલને વિરોધી કોર્ટમાં લઈ જવું પડે છે, कितनी सेकंड के बाद लेके जाना पड़ता है, लेके जाना ही है ऐसा कंपलसरी, तो वो है आपका 8 सेकंड। मैंने बोला था कि इसमें 3 सेकंड 5 सेकंड और 8 सेकंड 24 सेकंड का ये रूल है, ये सब देख लेना। एनी टीम कैन नॉट प्ले द बॉल विदाउट शूटिंग फॉर मोर देन हाउ मेनी सेकंड्स कॉन्स्टेंटली, यानी कि कोई पण टीम सतत કેટલી સેકન્ડ થી વધુ સમય શૂટિંગ गोल करवानो प्रयास वगैरह बोल रमी सकते नहीं, यानी कि कोई सिंपल है कि कितने सेकंड तक वो एक रेस्ट्रिक्शन है कि उसको गोल करना ही पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्राई करना पड़ेगा, उसको स्टॉप बोर्ड जो उसका बोर्ड है उस पर ट्राई करना पड़ेगा। तो आपका कितना है ऑप्शन नंबर आ गया भाई, ये भी आ गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 सेकंड का रूल। ठीक है, ये क्लियर हो गए सारे के सारे रूल। नेक्स्ट है स्टेट द लेंथ ऑफ सेंट्रल लेन ऑफ द सीनियर प्लेयर, सीनियर खिलाड़ियों माटे सेंट्रल लेन मध्य गलीनी पહોળાઈ કેટલી હોય છે, अब कितनी होती है, तो इसका कहाँ पे आ गया भाई, कहाँ पे है ये, कहाँ पे है ये आ गया हमारा कहीं में, कौन से गेम में आ गया, कितनी होनी चाहिए, खो खो के अंदर आ गया, खो खो के अंदर आए ना, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16 सेकंड 16 मीटर सॉरी 16 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ पोस्ट फ्रॉम द ग्राउंड इन खो खो, खो खो के अंदर जो खो खो में जमीन थी थामड़ानी पोस्ट यानी कि पोस्ट हमारे जो पोल होता है ऊंचाई कितनी हुई है उसकी, जो खो खो का पोल होता है उसकी जमीन से और ऊपर तक कितनी ऊंचाई होती है, तो उसकी कितनी ऊंचाई होती है भाई, आपके सामने ऑप्शन है राइट, ये होगा 120 to 120.5 यानी कि 1.20 से लेके 1.25 मीटर तक होती है उसके गोल पोस्ट की, और उसका जो पोस्ट होती है जो उसका थामला होता है उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है स्टेट द मेजरमेंट ऑफ फ्री जोन फॉर सब जूनियर, सब जूनियर के लिए जो फ्री जोन होता है सब जूनियर खिलाड़ियों माटे फ्री जोन मुक्त विस्तार नु माप के लिए कितना होना चाहिए सब जूनियर के लिए, सब जूनियर के लिए कितना होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 14 इंटू 1.5 का आपका फ्री जोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इफ लाइफ इज नॉट मेंटेन फ्री ऑफ एडिक्ट, जो जीवन व्यसन मुक्त रखवामा न आवे तो क्या होता है भाई, ये रिपीट हो गया तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये भी इन पर्सन ऑफ अटैचमेंट ऑफ एडिक्शन इन अनटॉक्सिक सब्सटेंस, क्या हो जाएगा, ये सब की वजह से उसको एडिक्शन होता है, ये शायद रिपीट हो गया लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो रहा है इतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, इतने हमारे याद हो गए एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू टेकिंग एल्कोहल, एल्कोहल लेने से क्या होता है, मैंने अभी बताया था लीवर की बीमारी हो जाती है, सोराइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द नेशन इज, फिर से रिपीट है भाई, ये भी रिपीट है, कोई बात नहीं हम लगा कर चलते हैं, इसमें हमारी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू टेकिंग गुटखा, गुटखा खाने से सभी होगा भाई, टीबी भी होगा, कैंसर होगा और दांतों की बीमारी भी हो जाएगी। अच्छा हुआ है कुछ तो चीजें अच्छी हुई है कि रिपीट हुई तो हमारे वो फटाफट याद हो गई है फटाफट। अब आ गया बैडमिंटन, बैडमिंटन नए क्वेश्चन आ गए फ्रॉम द गिवन स्किल्स विच इज नॉट अ बैडमिंटन स्किल, यानी कि नीचे माथी आपेल कौशल्य माथी कयो बैडमिंटन की कौशल्य नहीं है, यानी कि कौन सा बैडमिंटन की स्किल नहीं है, तो बैक हैंड ग्रिप है, इसमें फोर हैंड ग्रिप है, ड्रिबलिंग नहीं है, ड्रिबलिंग का ही मतलब बास्केटबॉल है। ठीक है, अभी हम बास्केटबॉल में नहीं है,
तो कहाँ पे है, बैडमिंटन में है, तो बैडमिंटन में ये नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्ट, जो शॉर्ट सर्विस लाइन होती है ना, उसका अंतर कितना होता है, शॉर्ट कोर्ट नहीं केंद्र थी, शॉर्ट लाइन नो अंतर कितना होना चाहिए, यानी कि जिसमें हम सर्विस करते हैं तो शॉर्ट सर्विस में काउंट होती है, तो वो कितना होगा, ये यहाँ पे फुट में दिया हुआ है, यदि मीटर में बात करें तो मीटर में उसका कितना हो जाएगा, आपका मीटर में कितना होगा, हाँ देख लीजिए मीटर में कितना होगा, तो मीटर में आपका होगा उसका 1 कितना 95 मीटर, तो जो इसका यहाँ पे फीट है, फीट देखेंगे तो 6.5 फीट, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा 6.5 और 1.95 मीटर। ओके ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी फीदर्स आर देयर इन शटल कॉक, यानी कि शटल कॉक में कितना पिंछा हो, यानी कि कितने फीदर्स होते हैं, कितने पंख होते हैं, तो वो अब आपको बता दूं, वैसे तो 16 होते हैं, लेकिन कुछ में 14 to 16 भी दिया जाता है। जैसे आपको आंसर दिया, जैसे ये ऑप्शन दिया, ये दिया, तो 16 लगाना है, यदि रेंज दिया है 14 से 16, 18 से 20, तो फिर ये लगाना है, तो जिसका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शटल कॉक्स आर देयर इन बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन में शटल कॉक नो कितने प्रकार, कितने टाइप की शटल कॉक होती है, तो होती है दो, एक होती है आपकी नायलॉन की और एक होती है आपकी फेदर की, तो दो टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आप इसको रट लीजिए, आप देख लीजिए, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी आपके पेपर के लिए, ये पेपर के लिए खासकर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद हम सीरीज लेकर आएंगे, एस्टेट के बाद सेकेंडरी, ये हायर सेकेंडरी था, उसके बाद सेकेंडरी के लेकर आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा एंगेज होइए इस चैनल पे। तो इन लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन वन सेट ऑफ द बैडमिंटन गेम, बैडमिंटन गेम के अंदर जो बैडमिंटन नी रमत में एक सेट में कितना पॉइंट हो, एक सेट में कितने पॉइंट होते हैं, कितने सेट का पॉइंट होता है, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 21 का, और यदि लास्ट सेट चल रहा है उसमें तो चेंज करते हैं, तब कितने उस पे करते हैं, 11 पे, ओके 11 पॉइंट पे, जैसे कि बेस्ट ऑफ 3 का चल रहा है तो तीसरा जो है उस पर 11 पॉइंट पे चेंज करेंगे, कोड चेंज कर लेंगे, वैसे जनरली 21 पॉइंट्स करता है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको मैंने कराया बहुत ही कम टाइम में, तो आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मेरे चैनल पे आती है, फालतू की कोई बातें नहीं, अप टू डेट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होता है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।